कहानी एक प्राचीन और विशाल महल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। यह महल एक छोटे से गांव के पास स्थित था और गांव के लोग इसे रहस्यमय और भूतिया मानते थे। कहते हैं कि महल के अंदर अनगिनत कमरे और गुप्त रास्ते थे और जो एक बार अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। महल का रहस्य। कई साल पहले इस महल में रानी मंजुलिका रहती थीं। वे एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थीं और उनका गाना इतना मोहक था कि लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। लेकिन रानी का स्वभाव क्रोधी और प्रतिशोधी था। जब राजा ने दूसरी रानी से विवाह किया तो मंजुलिका ने अपना सारा गुस्सा और बदला लेने की कसम खाई। माना जाता है कि मंजुलिका की आत्मा अब भी महल के गलियारों में भटकती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक परिवार उस महल में रहने के लिए आता है। डॉक्टर आदित्य, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ महल की रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने के लिए पहुंचते हैं। महल में रहने के दौरान उन्हें अजीब अजीब चीजें अनुभव होती हैं। रात में किसी के गाने की आवाज, चलती हुई परछाइयां और अचानक बंद होते दरवाजे। रहस्य की परतें खुलती हैं। आदित्य को पता चलता है कि महल के भीतर मंजुलिका की आत्मा कैद है। वह आत्मा बदला लेने के लिए हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती है। महल में एक कमरा ऐसा है जिसे सालों से बंद रखा गया था। कहते हैं उस कमरे में मंजुलिका का नृत्य किया गया था और उसी के बाद उसने अपनी जान दी थी। समाप्ति। आदित्य और सिद्धार्थ अपनी समझदारी और साहस से मंजुलिका की आत्मा को मुक्त करने का उपाय ढूंढते हैं। वे आत्मा से बातचीत करते हैं और उसे उसके अधूरे काम को पूरा करने में मदद करते हैं। आखिर में आत्मा शांत हो जाती है और महल फिर से एक सुरक्षित जगह बन जाता है। यह कहानी सस्पेंस, डर और रोमांच से भरपूर है, जिसमें अतीत की एक त्रासदी और वर्तमान की हिम्मत का अद्भुत मेल है। कहानी का विस्तार। मंजुलिका की आत्मा को शांत करने के बाद महल में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? कुछ महीनों बाद आदित्य और सिद्धार्थ को महल से जुड़ी एक और रहस्यमयी घटना का पता चलता है। गांव के लोग बताते हैं कि मंजुलिका की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन महल में एक और अजीब शक्ति का एहसास होने लगा है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में किसी अजनबी और डरावने साये को महल के आसपास घूमते देखा है। नई चुनौती। आदित्य और सिद्धार्थ दोबारा महल की ओर रुख करते हैं। इस बार उनके साथ एक पुरातत्व विशेषज्ञ प्रोफेसर मिश्रा और एक तांत्रिक बाबा अघोरी भी शामिल होते हैं। वे महल की पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगालते हैं और पता चलता है कि मंजुलिका के समय से भी पहले इस महल में एक काला जादू करने वाले तांत्रिक विद्याधर का वर्चस्व था। विद्याधर का राज। विद्याधर ने इस महल को अपनी साधना का केंद्र बनाया था। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि देकर अपने लिए अमरता प्राप्त करने की कोशिश की थी। लेकिन मंजुलिका के समय में राजा ने विद्याधर को मारकर महल में दफना दिया था। उसकी आत्मा तभी से महल में कैद है और मंजुलिका की आत्मा के शांत होने के बाद अब वह शक्तिशाली हो गई है। खौफनाक घटनाएं। महल में रहते हुए टीम अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करती है। कभी दीवारों पर खून के निशान उभर आते हैं, कभी किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। प्रोफेसर मिश्रा को एक रात ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींचने की कोशिश कर रही है। बाबा अहोरी बताते हैं कि विद्याधर की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसे खत्म करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। आखिरी लड़ाई। टीम एक अंधेरी रात में अनुष्ठान करने का फैसला करती है। पूरे महल में दिए जलाकर और मंत्रों का उच्चारण करते हुए वे विद्याधर की आत्मा को बुलाते हैं। लेकिन आत्मा इतनी गुस्से में होती है कि पूरी टीम पर हमला कर देती है। सिद्धार्थ और आदित्य जैसे तैसे अपने साहस से आत्मा को रोकते हैं, जबकि बाबा अघोरी अनुष्ठान पूरा करते हैं। अंततः विद्याधर की आत्मा को जला दिया जाता है और महल हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। महल अब एक पर्यटक स्थल बन जाता है और गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं। आदित्य और सिद्धार्थ की दोस्ती और गहरी हो जाती है और वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को सुलझाने के लिए एक टीम बनने का फैसला करते हैं। क्या ये अंत है या महल के अंदर अभी और रहस्य छुपे हैं? मोड़। महल के शांत हो जाने के बाद आदित्य और सिद्धार्थ अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद एक चौंकाने वाली खबर आती है। महल के पास खुदाई के दौरान एक पुरानी बर्फ सील की गई तिजोरी मिली है। उस तिजोरी को खोलते ही गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगती हैं।
तिजोरी का रहस्य। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वह तिजोरी विद्याधर के काले जादू की सबसे खतरनाक वस्तुओं का संग्रहालय है। उसमें ऐसे मंत्र और औजार हैं जिनसे वह अपने दुश्मनों को खत्म करता था। माना जाता है कि तिजोरी को खोलने से उसकी बची हुई शक्ति फिर से जाग सकती है। आदित्य और सिद्धार्थ को एक बार फिर बुलाया जाता है। इस बार उनके साथ एक इतिहासकार प्रोफेसर अरुंधति और एक वैज्ञानिक डॉ विवेक भी शामिल होते हैं। उनका उद्देश्य तिजोरी का अध्ययन करना और यह पता लगाना है कि उसमें क्या छिपा है। तिजोरी खोलने की चुनौती। तिजोरी को खोलते ही एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तिजोरी के अंदर एक प्राचीन किताब, एक खंजर और एक सोने की मूर्ति मिलती है। अरुंधति बताती है कि किताब में ऐसे मंत्र लिखे हैं जो समय और आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे किताब को छूते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। महल में अब एक और आत्मा सक्रिय हो जाती है। वह आत्मा विद्याधर की बेटी चंद्रिका की है, जो अपने पिता के लिए बदला लेना चाहती है। चंद्रिका विद्याधर से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि उसके पास तिजोरी की शक्ति है। वह महल के हर कोने में अपना नियंत्रण स्थापित करने लगती है। समूह पर हमला। एक रात चंद्रिका सीधे समूह पर हमला करती है। वह आदित्य को अपनी शक्ति से घायल कर देती है और सिद्धार्थ को भ्रमित कर देती है। प्रोफेसर अरुंधति और डॉ विवेक अपनी वैज्ञानिक सोच का उपयोग करके तिजोरी के अंदर की शक्ति को निष्क्रिय करने का तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। अंतिम युक्ति। आदित्य को पता चलता है कि तिजोरी की शक्ति को नष्ट करने का एक ही तरीका है, खंजर का इस्तेमाल करके किताब और मूर्ति को उसी जगह ले जाना जहां विद्याधर और मंजुलिका की आत्माएं मुक्त हुई थीं। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी एक को अपने जीवन की बलि देनी होगी। सिद्धार्थ बलिदान के लिए तैयार हो जाता है। अंतिम अनुष्ठान के दौरान चंद्रिका पूरी ताकत से उन पर हमला करती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी जान की परवाह किए बिना खंजर को सही जगह पर रखता है। अंततः चंद्रिका की आत्मा खत्म हो जाती है और महल की सभी बुरी शक्तियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। समाप्ति और नई शुरुआत। सिद्धार्थ के बलिदान के बाद आदित्य और गांव के लोग महल को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महल के गुप्त तहखानों में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं। क्या आदित्य इन रहस्यों को कभी सुलझा पाएगा, या महल का कोई और पहलू फिर से सामने आएगा? महल के तहखाने का रहस्य। सिद्धार्थ के बलिदान के बाद आदित्य ने महल को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ समय बाद एक नई अफवाह फैलती है। गांव के कुछ युवकों ने महल के गुप्त तहखाने में दाखिल होने की कोशिश की और उनमें से एक वापस नहीं लौटा। जो लौटे उन्होंने बताया कि तहखाने में अजीब आवाजें आती हैं और ठंडी हवा चलती है। एक नया संकेत। आदित्य को तहखाने की इस घटना की जानकारी मिलती है। वह जानता था कि सिद्धार्थ के बलिदान के बाद सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तहखाने से जुड़ी नई घटनाओं ने उसके मन में फिर से सवाल खड़े कर दिए। उसने प्रोफेसर अरुंधति और डॉ विवेक को फिर से बुलाया। इस बार उनके साथ एक नई टीम जुड़ी, पुरातत्व विशेषज्ञ रोहन और एक रहस्यमयी महिला तारा, जो खुद को आत्माओं से बात करने वाली बताती थी। तहखाने में प्रवेश। टीम ने महल के तहखाने का गहन अध्ययन किया। तहखाने का दरवाजा एक प्राचीन प्रतीक से बंद था, जो एक तांत्रिक संरचना को दर्शाता था। तारा ने महसूस किया कि तहखाने के अंदर सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई आत्माओं की ऊर्जा बंद है। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक लंबा और अंधेरा गलियारा मिला, जो महल के नीचे फैला हुआ था। गलियारे की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, बलि के दृश्य, मंत्रों के प्रतीक और विद्याधर के समय के अनुष्ठानों के चित्र। तहखाने का दिलचस्प राज। तहखाने के अंत में टीम को एक बड़ा कमरा मिला, जिसे बलि कक्ष कहा जाता था। इस कक्ष के केंद्र में एक विशाल पत्थर की वेदी थी और उसके पास एक प्राचीन लकड़ी का बक्सा रखा था। तारा ने महसूस किया कि बक्से में एक खतरनाक शक्ति छिपी है। जब बक्सा खोला गया तो उसमें एक काले क्रिस्टल की माला और एक पुरानी पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि में लिखा था कि यह माला विद्याधर की अंतिम शक्ति है। यह माला किसी को भी अमर बना सकती है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी बलि देनी पड़ती है। टीम पर संकट। जैसे ही माला को उठाया गया, तहखाने की सारी आत्माएं जाग उठीं। वेदी से एक तेज रोशनी निकली और एक काली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति विद्याधर की आत्मा नहीं, बल्कि काल भैरव नाम की एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति थी,
जिसे विद्याधर ने अपने अनुष्ठानों के दौरान बुलाया था। काल भैरव ने पूरे तहखाने को अपने कब्जे में ले लिया। वह तारा को अपने पास बुलाने लगा क्योंकि वह उसकी शक्तियों को भांप चुका था। टीम घबरा गई, लेकिन तारा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि काल भैरव को रोकने के लिए उन्हें माला को नष्ट करना होगा। अंतिम बलिदान। माला को नष्ट करने का तरीका पांडुलिपि में लिखा था। उसे उसी वेदी पर जलाना था जहां बलि दी जाती थी। लेकिन यह करना आसान नहीं था क्योंकि काल भैरव हर कदम पर टीम को रोक रहा था। आखिरकार तारा ने खुद को काल भैरव के सामने बलि देने का फैसला किया। उसने माला को वेदी पर रखकर मंत्रोच्चारण किया। काल भैरव गुस्से में उसके पास आया, लेकिन तारा की शक्ति और साहस से वह कमजोर पड़ गया। माला जलते ही तहखाने की सारी आत्माएं मुक्त हो गई और काल भैरव की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। महल का अंत। तहखाने के गिरने से पूरा महल ढहने लगा। टीम जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब रही। तारा ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, अब यह जगह हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। समाप्ति या एक नई शुरुआत। महल अब मलबे में बदल गया था। गांव वाले खुशी और राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन आदित्य के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या सच में सब खत्म हो गया है या किसी और जगह कोई और रहस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है? क्या यह वास्तव में अंत है या उनकी एक और कड़ी की शुरुआत है?